नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट अपर प्राइमरी के दिनांक 3 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 12वें शिफ्ट के पेपर के हिंदी पेपर सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के अलावा सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप एक बार प्रश्नों पर नजर डाल लीजिए, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही 2 से 3 प्रश्न ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो आपका समय भी बचता है। ठीक है, चलिए जल्दी से प्रश्नों को देख लेते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कैसा है। इसके बाद से अगला प्रश्न पूछा गया था 92 नंबर का, अवसाद का विलोम है। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अवसाद का विलोम हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रसन्नता हो जाएगा। प्रसन्नता यानी खुशी की मुद्रा में, और अवसाद मतलब कि दुखी की मुद्रा में। ठीक है, चलिए 93 नंबर का प्रश्न पूछा गया, पर्वत शिखर पर बर्फ के प्लूम बनने का मुख्य कारण क्या था। 94 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था बर्फ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन कौन सा पर्यायवाची नहीं है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया। तो पाला पर्यायवाची है, तुषार भी पर्यायवाची है, हिम भी पर्यायवाची है, तो ये तीनों हमारा उत्तर नहीं होगा। शैल मीन्स होता है पर्वत। शैल मीन्स क्या होता है? पर्वत। पर्वत होता है शैल मीन्स, तो इसका मतलब ये बर्फ का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 95 की, कर्नल खुल्लड़ के अनुसार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के दौरान क्या होता है। 96 नंबर का प्रश्न देखिए, पूछा गया था खराब मौसम में किस चुनौती का सामना करना पड़ता था। आकर्षित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो आकर्षित में मूल शब्द आकर्षण है और प्रत्यय देखिए इत लगा हुआ है। देखिए, तीसरे और चौथे में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तीसरे में और चौथे में सिर्फ अंतर यहाँ पर बड़ी ई की और छोटी ई का अंतर है। यहाँ पर देखिए आकर्षित में छोटी की मात्रा लगी होती है, इस वजह से बड़ी ई वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शेरपा की मृत्यु का क्या कारण था। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से विशेषण और विशेष्य किसमें नहीं है। विशेषण क्या होता है? जो किसी पद की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है? जो विशेषण पद जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सीधा पहाड़ी, यहां पर पहाड़ी की विशेषता सीधा बता रहा है, तो ये विशेषण विशेष्य है, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। सूखा बर्फ, तो सूखा जो है वो बर्फ की विशेषता बताता है, तो ये भी विशेषण विशेष्य है। 16 शेरपा, तो 16 जो है वो संख्यावाचक विशेषण है जो शेरपा की विशेषता बता रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन पर्वत शिखर की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ही टर्म होता है, पर्वत का शिखर यानी उच्च चोटी की बात की जा रही है, तो इसमें विशेषण विशेष्य नहीं है, इस वजह से यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, टोटल 9 प्रश्नों में से बिना पैराग्राफ को पढ़े हमने 4 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। ये फायदा होता है डायरेक्टली प्रश्नों पर जाने का। बाकी के 5 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता होगी। जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि प्लूम क्यों बनता है, तो देखिए अधिक गति की तेज हवा चलने के कारण प्लूम बनता है। ठीक है, आगे पढ़िए। क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या फिर इससे भी लंबा हो सकता है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है। ठीक है, विशेषकर खराब मौसम में मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इनकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि शेरपा की मृत्यु का कारण क्या था, तो हिमस्खलन था। ठीक है, आगे पढ़िए। खुम्भू हिम शिखर पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधा पहाड़ी के धसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। ठीक है, 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है, चट्टान खिसकने की बात की गई है और इस वजह से 16 शेरपा में से एक की मृत्यु हो गई थी।
इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लड़ ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी व्यक्ति को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। ये हो गया पूरा पैराग्राफ। अब जल्दी से इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कैसा है? ये विकट है। क्या है? विकट है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था अवसाद का विलोम, तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था, प्रसन्नता इसका विलोम था। तीसरा प्रश्न है, पर्वत शिखर पर बर्फ के प्लूम बनने का मुख्य कारण क्या था? तो अत्यधिक तीव्र हवाओं का चलना। क्या हो जाएगा? अत्यधिक तीव्र हवा का चलना पैराग्राफ में मेंशन किया गया था। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। 94 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था बर्फ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो शैल इसका पर्यायवाची नहीं था। 95 नंबर का प्रश्न है, कर्नल खुल्लर के अनुसार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के दौरान, देखिए सबसे अंतिम में एक लाइन मेंशन की गई थी, मृत्यु हो जाना भी एक तरीके से सामान्य बात है या फिर सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। प्रश्न संख्या 96 आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था खराब मौसम में किस चुनौती का सामना करना पड़ता था? तो खराब मौसम में तूफानों का सामना करना पड़ता था पैराग्राफ के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। इस पर आधारित अंतिम प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया था आकर्षित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर 4 आकर्षण प्लस इत इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो गया था। ठीक है, 98 नंबर का प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, एक शेरपा की मृत्यु का कारण क्या था? तो बर्फ की चट्टान का खिसकना। क्या था? बर्फ की चट्टान का खिसकना। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से विशेषण और विशेष्य किसमें नहीं था? तो ऑप्शन नंबर 4 पर्वत शिखर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो गया था। दोस्तों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक एक कविता पर आधारित पूछा गया था। इसके भी प्रश्नों को डायरेक्टली देखेंगे, उसके बाद से पैराग्राफ यानी कविता पढ़ करके उसका उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कविता में व्यक्त भाव की किसकी प्रेरणा देता है? इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है 101 नंबर का आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जीवन में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत करने वाला कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है, इस पर आधारित 102 नंबर का प्रश्न है, कविता में आई पंक्ति पीड़ाओं में पलना होगा का भाव किसकी ओर संकेत करता है? 103 नंबर का प्रश्न देखिए, पूछा गया था सम स्थिति में रहने की प्रेरणा देने वाला अंश है। और 104 नंबर का प्रश्न है, पद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है फिर भी। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न था 105 नंबर का आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ज्वालाएं से क्या तात्पर्य है? तो चलिए अब इन सभी का उत्तर निकालने के लिए हमें कविता को पढ़ना होगा। जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है देखिए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की ओर घटाए, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, हाथ से रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में। यानी कि क्या एक प्रश्न हमसे पूछा गया था सम स्थिति में रहने का किसमें सेंस है? तो अपमान में या फिर सम्मान में, क्योंकि यहाँ पर चाहे आप का अपमान हो रहा हो या फिर सम्मान हो रहा हो, अपमान में आप बहुत दुखी ना हो जाएं और सम्मान में बहुत बिल्कुल झाड़ पर ना चढ़ जाएं, उस स्थिति में कहा गया था कि बिल्कुल सम स्थिति में, एक समान स्थिति में। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। ठीक है, कदम मिलाकर के चलना होगा। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कविता में व्यक्त भाव क्या है? तो देखिए कविता में बोला गया है कदम मिलाकर के चलना होगा। कदम मिलाकर के यानी कई लोग एक साथ मिलकर के चलना होगा, यानी एकता की भाव है और आगे बढ़ने का भाव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। चलिए इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 101 नंबर का, जीवन में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत करने वाला शब्द नहीं है। तो देखिए प्रलय भी संकट की तरफ इशारा करता है, अंगारे भी और ज्वालाएं भी। लेकिन वीरानों की अगर बात करें तो वीरान का मतलब होता है सुनसान यानी सन्नाटे वाला सेंस में है। यहां पर कोई भी कठिनाई वाला संकेत नहीं है, कविता के अनुसार बताना है आपको। ठीक है, कविता के अनुसार ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 102 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कविता में आई पंक्ति पीड़ाओं में पलना होगा का भाव किसकी ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है, समस्याओं में भी निरंतर कार्य करने की ओर। यानी कि भले हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा है, लेकिन इसी पीड़ा में हमें पलना होगा, यानी इसी पीड़ा में रहते हुए हमें निरंतर कार्य करना होगा। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
3 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, क्या कहा जा रहा है। सम स्थिति में रहने की प्रेरणा देने वाला अंश है। सम स्थिति यानी समान स्थिति में, तो मैंने आपको कविता में ही बता दिया था कि अपमानों में और सम्मानों में, यानी कि चाहे हमारा अपमान हो रहा हो या फिर सम्मान हो रहा हो, सब में हम एक स्थिति में रहें, यही होता है सम स्थिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब था। 104 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, देखिए, पद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, फिर भी मिलकर काम करना होगा। अंतिम में लिखा गया था कदम मिलाकर के चलना होगा, यानी कठिनाइयां भले कितनी क्यों ना आ जाए लेकिन हमें मिलकर काम करना होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ज्वालाएं से क्या तात्पर्य है। तो ज्वालाएं यहां विपत्तियों के सेंस में आया हुआ है, विपत्तियां इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होता है। तो आप लोग जानते हैं कि भाषा का अर्जन कैसे होता है। जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उसे किसी भाषा की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो अपने आसपास के अपने लोगों का, अपने माता पिता के द्वारा बोले जा रहे भाषा का हूबहू अनुकरण करते हुए वो उनकी भाषा को सीख जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। ठीक है, इसके लिए कोई ग्रामर का नियम नहीं पढ़ाया जाता है, कोई औपचारिक विधि नहीं होती है। बच्चा अनौपचारिक विधि के माध्यम से लोगों का अनुकरण करते करते भाषा को सीखता है, इसे ही भाषा का अर्जन कहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, संरचना यानी स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, तो क्या बच्चा लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करता है? नहीं करता है, केवल अनुकरण करता है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, अध्ययन करना यानी अधिगम की बात की जा रही है, तो बच्चा कोई भी औपचारिक तरीके से सीखता नहीं है, अनौपचारिक तरीके से अनकॉन्शियस रहते हुए भाषा का अनुकरण करता है, तो यह भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उस भाषा को बोलने वाले संस्कृति के बारे में सीख करके, सीखना यानी कि अधिगम की बात की जा रही है, तो यह भी बात नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट में वो इंटरेक्शन करते हुए, जैसे कि लोगों को बोलते हुए देख रहा है तो उन्हीं का अनुकरण करते करते पहले छोटे छोटे वर्णों को बोलना सीखता है, उसके बाद से वर्णों को मिलाकर के शब्दों को बोलना सीखता है और शब्दों को मिलाकर के छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख जाता है, तो इसी को बोला जा रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट में भाषा का प्रयोग करके। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है। देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से 2 रिसेप्टिव स्किल है और 2 प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव स्किल को ही अभिव्यक्ति भाषाई कौशल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूं, अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता हूं, अपने मौलिक विचारों को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो कैसे कर सकता हूं? या तो बोल करके करूंगा या तो लिख करके करूंगा, इसी के माध्यम से तो कर सकते हैं जो भाषा के 4 कौशल में है। अब मैं किसी को सुन करके अपने आप को थोड़ी अभिव्यक्त करूंगा, किसी लेख को पढ़ करके अपने मौलिक विचारों को थोड़ी अभिव्यक्त कर पाऊंगा। अभिव्यक्ति करने के लिए जरूरी यह है कि या तो हम लिखें या तो बोलें। ठीक है, तो अभिव्यक्ति भाषाई कौशल कौन कौन सा हो जाएगा? बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करते समय असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है? पहला दिया गया पाठ्य सामग्री में अर्थ ग्रहण, यानी पढ़ करके उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा है बच्चा। ठीक है, सारांशीकरण यानी कि उसका समराइज नहीं कर पा रहा है। अपेक्षित गति दर से पढ़ना, यानी कि उसका जो पढ़ने की गति है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। स्लो क्यों हो सकता है? हो सकता है कि बच्चे को जो वर्ण है, जो अल्फ़ाबेट है, वो बच्चा समझ नहीं पा रहा। जैसे कि आपने एक मूवी देखा होगा तारे ज़मीन पर, उसमें क्या था, जो कैरेक्टर था, जो बच्चे का कैरेक्टर था, वो बी और डी में इस प्रकार के वर्णों में अंतर नहीं कर पा रहा था। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा इसमें अंतर ही नहीं कर पा रहा है तो इसका एक तरीके से अर्थ भी नहीं समझेगा। इसके बाद से जब अंतर नहीं कर पा रहा है तो इसकी स्पीड भी कम होगी पढ़ने में। आगे पढ़िए, ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण, तो ये सभी जो है ये पढ़ने में अक्षमता को दिखा रहे हैं, पढ़ने में असमर्थता को दिखा रहे हैं। तो पढ़ने में जो अक्षमता होता है उसे हम लोग पठन वैफल्य या फिर इसी को डिसलेक्सिया बोल रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में पठन वैफल्य की बात की गई है, विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है और एक रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। कार्यात्मक यानी कि कर के सीखने वाली सेंस में आ रहा है, करके सीखना। अब भाषा को कैसे सीखेंगे? भाषा में आप प्रैक्टिकल तो कुछ करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है उसका नेचुरल इन्वायरमेंट में आप यूज कर सकते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में भाषा को यूज करना ही संप्रेषण होता है, यानी कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से बातचीत करना होता है। तो भाषा का कार्यात्मक मॉडल सीधे तौर पर बच्चों के कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। इसका रीजन क्या दिया गया? देखिए, भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम अपने विचारों को
कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, या तो बोल करके या तो लिख करके। तो बोलना और लिखना ये भाषा के 4 कौशलों में से एक शामिल है। जैसे भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो वास्तविक दुनिया में यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में हम अपने आप को कैसे अभिव्यक्त कर पाएंगे, इन्हीं कौशलों का तो उपयोग करके कर पाएंगे। यानी ये सभी चीज़ों का उपयोग करना क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है। हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, वही तो यहाँ पर बोला गया है। यानी कि ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ए का सही तरीके से व्याख्या करता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही तरीके से व्याख्या करता है। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख यानी सब्जेक्ट ओरिएंटेड लेखन शैली है, यानी कि राइटिंग अप्रोच है, जो किसी मुद्दे, विषय, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। दिया गया है तार्किक लेखन। तार्किक लेखन में क्या होता है, तार्किक लेखन से तात्पर्य ऐसा होता है कि तर्क को कसौटी बना करके लेखन कार्य में प्रवृत्त होना, यानी इसमें तर्क पर केवल फोकस किया जाता है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात नहीं की जाती, केवल तर्क की बात की जाती है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन क्या होता है कि इसमें किसी घटना या फिर आयोजन का संक्षेप में वर्णन किया जाता है, बहुत कम शब्दों में वृत्तांत में एक तरीके से वहाँ पर वर्णन किया जाता है, इसलिए पूरी तरीके से इस पर प्रकाश डालने वाला सेंस नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये निगेटिव हो गया। उसके बाद से दूसरा देखिए विवरणात्मक कहा गया है। विवरणात्मक में क्या होता है कि ये लेखन शैली का ही एक भाग है, किसी विषय का विवरण इसमें प्रस्तुत किया जाता है, यानी डिस्क्रिप्शन के सेंस में आप समझ सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत डीप नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए वर्णनात्मक लेखन। वर्णनात्मक लेखन में क्या होता है कि किसी घटना का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, दृश्य का वर्णन इसमें डिटेल में किया जाता है। यह एक विषय उन्मुख शैली है जो किसी मुद्दे, विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। देखिए ये प्रश्न के विकल्प सारे गलत थे, इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष रिवाइज्ड आंसर की में 9 अंक लिखा था, यानी सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक दिया गया था क्योंकि ये प्रश्न गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्य पूर्ण संग्रह एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है। देखिए बच्चे जो काम कर रहे हैं उसका संग्रह किया गया है, उनकी उपलब्धियों का, उनकी प्रगति का, उनके प्रयासों का, ये सब क्या कहा जाएगा, ये पोर्टफोलियो कहा जाएगा। देखिए पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल में थोड़ा सा केवल डिफरेंस होता है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चों की जो शैक्षिक प्रगति होती है, शैक्षिक उपलब्धि होती है, उसको मेंशन किया जाता है, और जो एनेक्डोटल में होता है उसमें बच्चे के व्यवहारात्मक परिवर्तन को मेंशन किया जाता है। तो एनेक्डोटल में व्यवहार होगा और पोर्टफोलियो में शैक्षिक प्रगति होगी। यहां पर प्रश्न शैक्षिक प्रगति से बात पूछी गई है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा कक्षा के लिए गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक के निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए। पहला दिया गया है गतिविधियां जिनमें सार्थक अंतःक्रिया शामिल हो। बिल्कुल सही बात है। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी कि लेव वाइगोत्स्की संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थकों में से माने जाते थे, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 है, दोनों संरचनावाद का ही समर्थन करती है। इस हिसाब से ये बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हैं। बिल्कुल सही बात है। वास्तविक दुनिया यानी बच्चे के परिवेश की बात की जा रही है, और एनसीएफ भी ये कहता है कि बच्चे को विद्यालय को बच्चे के परिवेश से जोड़ करके बताना है, यानी जो नया कॉन्सेप्ट कुछ भी सिखाना है, बच्चे के पूर्व अनुभव को आधार बनाते हुए सिखाना है। और बच्चे का अनुभव क्या है, जो अपने परिवेश में देख रहा है, जो अपने परिवेश में देख रहा है वो उसका अनुभव हो गया, यानी अपने परिवेश से जोड़कर बताने की बात की जाती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, वास्तविक दुनिया से मिलती जुलती हो। ऑप्शन नंबर 2 भी यहां पर बिल्कुल सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। विकल्प नंबर 3 में इसकी बात की गई है, विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात किया गया मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं के और संस्कृत के, शास्त्रीय भाषाओं के और विदेशी भाषाओं की अनुशंसा करती है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि आयोजित करती है, विद्यार्थियों को गोल घेरे में बैठने के लिए कहा जाता है, वह कहानी शुरू करती हैं। एक बार राजस्थान के एक छोटे शहर में एक बहादुर लड़की थी, उसका नाम रिया था। गोल दायरे में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी से
एक एक सार्थक वाक्य बोल करके कहानी पूरा करने के लिए कहा जाता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? ध्यान से समझिएगा, गतिविधि में क्या किया जा रहा है, गोल घेरे में यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से बच्चे बैठे हुए हैं, इस प्रकार से बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई टीचर है, यहाँ पर कोई टीचर है, वो कहानी का सिर्फ आधा भाग कहती है, यहाँ पर देखिए इतना ही उनको बताया गया, ठीक है। उसके बाद से प्रत्येक बच्चे को बोला गया कि आप एक एक सार्थक वाक्य बोलिए इस कहानी को कंप्लीट करने के सेंस में। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे औपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि विद्यालय में ये गतिविधि कराई जा रही है। तो विद्यालय में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो औपचारिक भाषा होता है। और औपचारिक भाषा किससे संबंधित है? देखिए, भाषा के दो कौशल होते हैं, यहां पर मैं बता रहा हूं, भाषा के दो कौशल होते हैं। पहला होता है BICS, जिसे बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, हिंदी में बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषण व्यवस्था, यानी कि या फिर स्किल यानी कौशल बोला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, BICS जो हम घर में या फिर अपने दोस्तों में बातचीत के दौरान अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा का प्रयोग करने का जो कौशल हमारे अंदर है उसे ही BICS कहते हैं, यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो ये अनौपचारिक भाषा होती है। तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में इसी की बात की गई थी, ठीक है। चलिए, और एक होता है CALP, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। देखिए, CALP में क्या होता है कि ये एक तरीके से जो औपचारिक भाषा होती है उसको यूज करने के कौशल की तरफ इशारा करता है। तो यहां पर विद्यालय में बच्चे औपचारिक भाषा का ही प्रयोग कर रहे होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोनों ही भाषा का यूज करने का कौशल है, एक हमारा अनौपचारिक भाषा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, और दूसरा औपचारिक भाषा जो कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि CALP में दिया गया है। तो हमसे यही पूछा गया था कि विद्यालय में जो भाषा बच्चे प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सी है, तो वो CALP है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया यानी टोटल फिजिकल रिस्पांस किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है? टोटल फिजिकल रिस्पांस क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए, पूरा आपको उत्तर अपने आप आ जाएगा। टोटल फिजिकल रिस्पांस में क्या होता है, बच्चे को जो कविता या फिर कहानी बताई जा रही है उसका फिजिकल मूवमेंट भी यानी करके सीखने की बात की जाती है। जैसे कि मैं आपसे एक कविता बोलूं, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो इस कविता को जब प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उस दौरान क्या किया जाता है कि एक मोटा हाथी, मोटापे की तरफ इशारा करने के लिए दोनों हाथों को फैलाते हुए मोटापे का इशारा किया जाता है। और जब हाथी शब्द आएगा तो अपने हाथ के केहूनी को नाक से सटाते हुए सूंड बनाने का इशारा किया जाएगा, यानी कि हम अपने बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी करके बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये किसके लिए अधिक उपयोगी होगा? ऐसे बच्चे जो क्रिया करके सीखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि बच्चे निष्क्रिय नहीं रहेंगे। जो शब्द आएगा उसका एक तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर के हाथों का, पैरों का, अपने बॉडी का पूरा इस्तेमाल कर रहे होंगे उस शब्दों को एक्सप्लेन करने में या फिर उसी प्रकार से अनुक्रिया करने में, ठीक है। तो ये क्रिया करके सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होगा। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो नेपाली तो है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। कोंकणी भी है, ये भी नहीं होगा। मणिपुरी भी है, ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थानी भाषा नहीं है 8वीं अनुसूची में। विकल्प नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि कोई व्यक्ति स्वर, शब्दांश, शब्द, वाक्यांश और वाक्यों की पहचान कर रहा है और फिर स्वर और संदर्भ का उपयोग कर रहा है तो यह एक उदाहरण है। ध्यान से समझिएगा, पहले बच्चा स्वर के बारे में जान रहा है, उसके बाद शब्दांश के बारे में जान रहा है, उसके बाद शब्द के बारे में जान रहा है, उसके बाद वाक्यांश के बारे में जान रहा है और अंत में वाक्यों के बारे में जान रहा है। तो देखिए, वाक्य कैसे बना हुआ है? वाक्य बना हुआ है आपका वाक्यांश से मिलकर के, यानी वाक्यों के अंश से मिलकर के। और वाक्य का अंश कैसे बना हुआ है? आप कहेंगे कि शब्दों से मिलकर के। और शब्द कैसे बना हुआ है? ये शब्दांश से मिलकर के, यानी कि शब्दों के अंश से मिलकर के। और शब्द कैसे बने हुए हैं? ये स्वर यानी कि अल्फ़ाबेट यानी कि ध्वनि से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बच्चा पहले स्वर से शुरू किया था, यानी स्वर से फिर शब्दांश बनाया, फिर शब्दांश से शब्द बनाया, फिर शब्दांश शब्द से वाक्यांश बनाया, फिर वाक्य बना रहा है। तो ये क्या है? ये नीचे से ऊपर चल रहा है, यानी बॉटम टू अप प्रोसेसिंग का ये उदाहरण है। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहां की भाषा में पढ़ाए गए। वहां की भाषा यानी अंग्रेजी भाषा होगी। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, बच्ची
को जो जिस इन्वायरमेंट में बच्ची गई है उसी इन्वायरमेंट के जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाए जाने की बात की जा रही है, तो इसे हम लोग निमज्जन कहते हैं। निमज्जन में क्या होता है कि जो लैंग्वेज वहाँ का इन्वायरमेंट का है वही लैंग्वेज बच्चे को पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, तो इसे निमज्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। द्विभाषावाद कहा गया है, द्वि मतलब कि दो होता है, तो यहाँ पर दो लैंग्वेज की बात ही नहीं की गई है प्रश्न में, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। बहुभाषावाद क्या कहता है कि बहुभाषावाद ये कहता है कि एक से ज्यादा लैंग्वेज की बात करता है, तो यहां पर केवल एक ही लैंग्वेज की वहां की भाषा की बात की गई है, वहां की भाषा एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी तो केवल उसकी बात की जा रही है, इस वजह से बहुभाषावाद नहीं होगा। एकल भाषावाद में बच्चे के मदर टंग की बात की जाती है, उसी का लैंग्वेज यूज करने का, लेकिन यहां पर एकल भाषावाद नहीं है, बच्चे के मदर टंग की बात नहीं की जा रही है, इस वजह से यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 निमज्जन इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संदर्भ विषयों जैसे कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं और अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है, इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, लैंग्वेज का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यानी विज्ञान में, गणित में, सामाजिक विज्ञान में यूज करने की बात की जा रही है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे गणित की भाषा अलग होती है, विज्ञान की भाषा अलग होती है, सामाजिक विज्ञान की भाषा अलग होती है, तो इनका प्रत्येक विषय में भाषा का अलग अलग प्रयोग करना क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसे भाषा अनुबंध कहते हैं या फिर इसी को भाषा रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भाषा को किसी विशेष सब्जेक्ट जैसे कि सामाजिक स्थिति, सामाजिक वर्ग या लक्ष्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी विषय से संबंधित विशेष प्रकार की भाषा को प्रयुक्ति कहते हैं, और इस प्रयुक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें शामिल विषय से जुड़े शब्दों का विशेष अर्थ होता है। जैसे कि गणित में अगर मैं जोड़ का मतलब बोलूं तो वहां पर एडिशन का मतलब होगा, और बाकी के अन्य हिंदी में अगर जोड़ की मतलब बोले यानी लोगों को जोड़ने की बात होगी। तो यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक ही शब्द का अलग अलग विषय में अलग अलग अर्थ निकल सकता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण बोलते हैं। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।